गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूं आपका आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। आज है 11 जनवरी और एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जुडिशरी वाले सेक्शन से, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जजेस अपने आप को किसी केस से विड्रॉ क्यों कर लेते हैं, जिसे हम लोग कानून की भाषा में रेक्यूज बोलते हैं। तो मतलब अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, क्या पूरा मामला है, क्या क्या इसके पीछे कारण होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि टॉपिक लक्ष्मीकांत में कवर किया गया है, तो मुझे लगा शायद इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कम से कम आप एक नया टॉपिक कवर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा गाजियाबाद से, पोल्यूशन से रिलेटेड है। गाजियाबाद इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड भी आप कह सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे पोल्यूशन के बारे में। तो जीएस पेपर 3 से आप इसको कवर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह भी इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए जीएस पेपर 2 भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगला जो टॉपिक रहेगा ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में, एफडीआई के बारे में, इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जीएस पेपर 3 से हम इस एडिटोरियल सेक्शन को लेंगे। देखिए, वैसे भी न्यूज़पेपर में जीएस पेपर 3 को लेके काफ़ी कम एडिटोरियल ही आते हैं, तो जब भी यहाँ पे आता है मैं उसको इंक्लूड करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा इंडिया साउथ कोरिया टॉक्स। देखिए, बहुत ही छोटा सा, एकदम बिल्कुल स्मॉल टाइप का ये एडिटोरियल सेक्शन है मतलब ये आज का टॉपिक रहने वाला है, बहुत छोटा सा है। खैर देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नया मुझे इसमें एंगल लगा, उसको कवर कर लेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों बजट सेशन के बारे में, बिकॉज बहुत सारे जो पार्लियामेंट में स्टाफ है ना, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है और हमारे बहुत सारे मिनिस्टर लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो बजट सेशन के ऊपर इस समय जो है आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है जो है रिपीटेड है, पूरी तरह से रिपीटेड है। पहले भी हम लोग तो इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने ये टॉपिक पहले से आता है वो इस न्यूज़ को स्किप कर सकते हैं, अगली न्यूज़ के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ भी वैसे तो रिपीटेड ही है, यूएसए, रशिया और यूक्रेन के बारे में है। जो एंगल आजकल चल रहा है ना यूएसए रशिया के बारे में, यूक्रेन को लेके सेंटर पॉइंट में, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको एक नई ट्रीटी के बारे में बताने वाला हूँ, जो ट्रीटी आज तक हम लोगों ने न्यूज़पेपर के एनालिसिस में नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत एग्जाम में कुछ ना कुछ नया एंगल पूछ सकता है। आज की जो सबसे लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो रहेगी म्यांमार से। हमारा पड़ोसी देश है, तो हमारे पड़ोसी देश में अगर कुछ ना कुछ हो रहा है, पड़ोस में कुछ ना कुछ होता है, तो भैया हमारे घर में भी उसकी है ना थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है। तो इसके बारे में म्यांमार में क्या हो रहा है हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वहाँ की जो लीडर हैं आंग सान सू की, नोबल लॉरिएट भी हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, ये था आज का ब्रीफली थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखाया। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर अपनी फिल्म के ऊपर। ट्रेलर के बाद तो फिल्म ही आती है ना। चलिए, खैर ये आज को आपको रोज बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चला रखी है और मेंटरशिप सेशन भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। डिस्काउंट भी अभी हम लोग दे रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है बच्चा तो उसमें डेफिनेटली कर सकते हो। और आप 2022 के लिए अगर बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो ये इससे बढ़िया ऑफर मुझे नहीं लगता इस समय मार्केट में कोई अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और हमारे साथ इतने समय से जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली हमारे बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग बढ़िया तरीके से आगे भी कायम रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे दो जज हैं, बहुत ही जाने माने जज हैं, मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी, और एक और है एएस बोपन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, छोटे मोटे जज नहीं है। तो इन जस्टिस ने अपने आप को एक केस से अलग कर लिया है। वो केस जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट होता है ना, उसको लेके है। देखिए, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, खासकर कावेरी और कृष्णा, इन दो रिवर को लेके जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, राइट। और इंडिया में जो वाटर डिस्प्यूट है, इसको लेके हम लोग पहले बहुत सारे एडिटोरियल सेक्शंस में चर्चाएं कर चुके हैं, तो वाटर डिस्प्यूट के बारे में ये आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो इन तीन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में इन केस को सुनने से मना कर दिया, ठीक है। तो किसी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या जो लोअर कोर्ट होते हैं वहां पे भी अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं कुछ जजेस। उसके पीछे कारण क्या है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आज देखेंगे। देखिए, मिस्टर जो चंद्रचूड़ जी है ना, वो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से, और जस्टिस बोपन्ना जो है वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो वाटर डिस्प्यूट है इसमें महाराष्ट्र भी, देखिए वैसे तो ये जो प्रेजेंट केस चल रहा है ना, इसमें महाराष्ट्र इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ओवरऑल कृष्णा डिस्प्यूट के अंदर महाराष्ट्र इन्वॉल्व होता है।
और ये कर्नाटका तो इसके अंदर डायरेक्टली पार्टी है। तो भैया क्योंकि ये खुद कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने केस को अलग कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एक देखिए थोड़ा सा होता है ना, मान लो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं कल को जस्टिस बन जाता हूँ, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके, और अगर हरियाणा को लेके केस होता है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो थोड़ा सा ना बायसनेस जरूर होगी हरियाणा को लेके, है ना। आप इससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते भैया, सभी इंसान होते हैं ना, तो हमारे जो जजेस होते हैं वो भी इंसान होते हैं। तो इसी बहाने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं कि क्योंकि देखिए जो 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 न्याय होता है ना, जो जस्टिस होता है ना, वो फ्री ऑफ बायस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जजेस के इमोशन उसके बीच में नहीं आने चाहिए, राइट। तो इसीलिए जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वो उस केस से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, हालांकि भी सबके एक सेंटर में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। देखिए मान लो कोई दो आदमी हैं, मान लो कि यहाँ पे एक रिलायंस है और एक मान लो यहाँ पे आप हो, ठीक है, और ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर चला गया। अब मान के चलो कि वहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं उस समय सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने रिलायंस के अंदर कुछ शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो रिलायंस कंपनी के अंदर जो है शेयर होल्डर हैं। तो उस केस में भी जज अपने आप को वहां से अलग कर लेता है जब कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होता है और कोई जज उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है, क्योंकि यहां पे भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहां पे भी जज की जो जो इन डिलीवरी है वो बायस हो सकती है ना, उस कंपनी की फेवर में। तो उस केस में अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले भी इस तरह के केस आते रहे हैं, जैसे जस्टिस इंदिरा बनर्जी थी, है ना, उन्होंने बंगाल में जो अभी इलेक्शन के बाद जो जो कम्युनल राइट्स हुए थे तो उन्होंने अपने केस को अलग कर लिया था। बंगाल की एक और जज थे जिनका नाम था अनिरुद्ध बोस, ठीक है, उन्होंने भी एक केस को अलग कर लिया था, नारदा स्कैम जो हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां से, क्योंकि खुद वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो इसलिए उन्होंने उस केस को सुना ही नहीं था। तो इस तरह की कई चीजें हो सकती है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें, जैसे मान लो हाई कोर्ट का कोई केस था और हाई कोर्ट में केस हारने के बाद किसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को अपील किया। अब वही जज जो हाई कोर्ट में था, हो सकता है वही जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया हो, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में जब वो जज आते हैं तो अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं जज ने हाई कोर्ट के अंदर भी केस की सुनवाई की थी, इसलिए वो अलग कर लेते हैं। कई बार ऐसा केस भी होता है, अयोध्या वर्डिक्ट वाले केस में हुआ था, और उसमें ये हुआ था कि जो जज उस समय केस की सुनवाई कर रहे थे ना, बहुत साल पहले जब वो लॉयर हुआ करते थे तो उसी पार्टी की तरफ से उन्होंने कोई केस लड़ा था, 15-20 साल पहले, 25 साल पहले की बात थी वो। तो हो सकता है जब ये अब ये जज ये जब लॉयर हों तो इन्होंने मान लो रिलायंस के लिए कोई केस लड़ा हो और अभी हो गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज, तो अभी अगर रिलायंस को लेके कोई केस आएगा ना तो ये अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं, क्योंकि भैया ये खुद वकील होने के जमाने में रिलायंस का लिए केस लड़ चुके हैं। तो इस तरह के कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि इस तरह का कोई कानून नहीं है, कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा बना हुआ नहीं है कि जजेस को अपने आप को केस को अलग से करना ही है। वो कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो वो कहीं इंपैक्ट ना हो जाए, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होता है ना, वो पूरी तरह से डाउटलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो है कई बार वो केस में अलग अपने आप को कर लेते हैं, कोई फॉर्मल रूल नहीं है। और जजेस को कई बार देखिए, कई लोग ऐसा होता है ना, कारण बताने की भी जरूरत नहीं है भैया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जब अपने आप को केस अलग करते हैं जज उस केस से तो उनको कोई कारण ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मैंने क्यों कर रहा हूं। तो और बहुत बार ऐसा कंट्रोवर्सी में होता भी है कि कई बार जज अपने आप को केस को अलग करते ही नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे केस आए हैं। कई बार जो है वो कर लेते हैं, ऐसे भी केस आए हैं। जैसे हमारे पास एक केस था, मिस्टर गगोई जी का केस था, ये जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो इनके ऊपर जो है सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है इंडिया की जुडिशरी में, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल यहाँ पे ये इंसिडेंट रहा। तो इनके ऊपर कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस लगे थे, इन्हीं की कोई इंटर्न थी और इन्होंने इनके ऊपर जो है चार्जेस वगैरह लगाए थे, उनको इन्होंने डर्टी मैसेजेस वगैरह वो सब भेजे थे। हुआ ऐसा कि जस्टिस गोगोई ने एक 3 मेंबर की मतलब एक पैनल बनाया, उस पैनल के वो खुद ही मेंबर थे। मतलब आप सोच के देखिए, जस्टिस गोगोई के अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का केस था और भैया जो बेंच इन्होंने खुद बनाई उस बेंच के अंदर ये खुद मेंबर थे, तो अपने केस की खुद ही सुनवाई कर रहे थे और इसलिए उन्होंने बाद में अपने को कोई क्लीन चिट भी दे दिया।
तो इस तरह के केस भी हमारे जुडिशरी में फनी फनी केसेस होते हैं, और भी कई सारे ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं, लेकिन मोर और लेस जजेस जो हैं वो इस तरह की चीजें कर लेते हैं। कई बार जो पार्टीज होती है ना, जो केस एक्चुअली में लेके जाती है, वो पार्टीज खुद जज को बोल देती हैं कि सर इस तरह का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप अलग हो जाइए, तो वो अलग हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं रेक्यूजल बोलते हैं बेसिकली। इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है रेक्यूजल। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेज जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे रेक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर केस। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको पॉइंट पता होंगे तो आप कुछ ना कुछ तो एग्जाम में लिख ही सकते हो ना। चलिए, वैसे तो हमेशा सब्जेक्टिविटी रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखने के लिए मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अगली जो न्यूज आती है दोस्तों, वो आती है गाजियाबाद को लेके। गाजियाबाद मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू एनसीएपी, मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत गाजियाबाद को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया है। ये किया जाता है एनसीएपी ट्रैकर के, ट्रैक का मतलब वो हर सिटी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं। और ये एक मोबाइल ऐप है, एक प्रोग्राम है, जिसको जो है कार्बन कॉपी, ये एक न्यूज पोर्टल है इसने, और रेस्पायरर लिविंग साइंसेस, ठीक है, इन दो स्टार्टअप्स ने मिलकर बनाया है, कार्बन कॉपी ने और इसने। तो थोड़ा सा अगर एग्जाम में प्रीलिम्स के बारे में कई बार इस तरह के बकवास क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी कई बार, तो उस तरह की चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गाजियाबाद को किया गया है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ 132 सिटीज, ठीक है। जो एनसीएपी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये 2019 में चलाया गया था, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि इंडिया के जो 132 सिटीज हैं, 2024 तक हम वहां के पोल्यूशन को 20 से लेके 30% तक कम करेंगे। ये टारगेट था। हालांकि इस टारगेट में अभी 2022 तक शुरू हो गया ना, तो 2024 तक का टारगेट है 20 to 30% उसको कवर करना है। लेकिन 2019 से जब से ये प्रोग्राम चलाया गया है, किसी भी सिटी में हार्डली कोई इंप्रूवमेंट आया है। ये भी इसी रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हार्डली 1 से 2% की इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन हमें इंप्रूवमेंट कितनी करनी है? 20 to 30%, ठीक है। तो ये जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो एयर की क्वालिटी है ना, वो कैसे मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के तहत। तो इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू NAQS, ठीक है, नाक भी इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, तो आई होप आपके पास अपनी नोटबुक वगैरह होगी, आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्चुअली 1981 के अंदर जो है, जो हमारा एयर एक्ट है, जिसे एयर एक्ट कहते हैं, वैसे तो इसका पूरा नाम एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट होता है, इसके तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर एक्ट 1981 के तहत सबसे पहले 1982 में एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया था। ये बहुत पुराना है, जिसके तहत कुछ गैस, कुछ पोल्यूटेंट्स को हम लोगों ने कंसिडर किया था। और हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिटीज में उनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो अगर वो क्वांटिटी किसी एक पॉइंट से ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर वो कम होती है तो उसको कम बोल देते हैं। जैसे गुड है, वेरी गुड है, बैड है, वर्स है, सीवियर है, इमरजेंसी सिचुएशन है, अलग अलग लेवल होते हैं पोल्यूशन के। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाक को, NAKQS को सबसे पहले 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया 1994 में, पहली बार रिवाइज किया गया। उसके बाद 1998 में फिर से इसको रिवाइज किया गया, और जो लेटेस्ट रिवीजन हुई थी वो हुई थी 2009 के अंदर। 2009 में सबसे बाद में, अब तक 2009 वाला ही चल रहा है बेसिकली। तो 2009 में एक्चुअली NAAQ के अंदर 12 पोल्यूटेंट्स को ऐड किया गया है। तो इन 12 पोल्यूटेंट्स को हम लोग हर सिटी में मेजर करते हैं, मतलब 132 सिटी में मेजर करते हैं, जिसके अंदर सही कई सारे पोल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे PM10, दो चार आपको बता देता हूँ, PM2.5, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूड करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूड करते हैं, ओजोन इंक्लूड करते हैं, NH3 मतलब अमोनिया भी इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, LED लेड मतलब जिसको हम लोग PB से शो करते हैं, वो भी इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर बेंजोराइन और आर्सेनिक भी इंक्लूड करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह की चीज़ें प्रीलिम्स वगैरह में। निकल इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस को, जिसकी क्वांटिटी को हम लोग चेक करते हैं, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो सिटी कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है।
इसके बेसिस पे ही गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसको सबसे पोल्यूटेड सिटी बोला गया है। दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पे आती है अनफॉर्चुनेटली। इतने सारे स्टेप लेने के बाद भी दिल्ली में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे खुद पता है, पिछले 8-10 साल से दिल्ली में रहता हूँ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है भैया, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। PM 2.5 का जो लेवल की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया में लिमिट बता रखी है 24 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। WHO की जो सेफ लिमिट है वो कितनी है? 5। आप देख सकते हो, क्लियरली आप देख सकते हो कि WHO की लिमिट है 5, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लिमिट है 40, और दिल्ली में पता कितना होता है? दिल्ली में होता है 350 से लेके 400। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। WHO वाले अगर दिल्ली में आ जाएं, NCR में, गाजियाबाद में आ जाएं, तो भैया बेहोश होकर ही ना गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी लिमिट से तो कई गुना ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन होता है। इंडोर पोल्यूशन दिल्ली में और भी ज़्यादा है आउटडोर पोल्यूशन से, ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने घर के अंदर आ गए, आप तब भी आपका पोल्यूशन ही रहेगा आपके घर के अंदर भी। तो खैर, ये था इसके बारे में, थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेलिंग आपको करवा दिया, इतना ज़्यादा डिटेलिंग करवाने का मेरा मन था नहीं वैसे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया बायलैटरल टॉक्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर्स हैं और हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं, पीयूष गोयल, उसी तरह से साउथ कोरिया के आपस में मिलजुल के बात करने वाले हैं। कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, मार्केट एक्सेस के बारे में बात करेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, दो तरह के बैरियर होते हैं हमारे पास, एक होता है टैरिफ बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स वाले की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन टैरिफ मतलब दूसरी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हो, है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हो, वो होता है टैक्स बैरियर। मान लो साउथ कोरिया से कोई सामान इंडिया में आ रहा है तो उसको इंडिया की मार्केट में एंट्री करने से पहले इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होगा वो सामान उतना ही महंगा होगा, सीधी सी बात है भैया, है ना। ये कैसे कहते हैं? टैक्स बैरियर। तो अगर किसी कंट्री से हम लोगों को इंपोर्ट को अगर डिस्करेज करना है, कम करना है, तो इंडिया वाले क्या करते हैं? उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से वह सामान महंगा हो जाता है, सामान महंगा होने से उसकी डिमांड कम हो जाती है और ओवरऑल इंपोर्ट भी कम हो जाता है। कुछ होते हैं हमारे पास नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी पैकेजिंग कैसी है, पैकेजिंग कर देते हैं, क्वांटिटी भी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी, या किसी पर्टिकुलर केमिकल को हम लोग बैन कर सकते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें होती हैं नॉन टैरिफ बैरियर में। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउथ कोरिया के साथ, ठीक है। देखिए, साउथ कोरिया हमारा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर तो है ही, और ऊपर से हमारे हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी साउथ कोरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है डेफिनेटली। साउथ कोरिया के पास भी पता है आपको एक पॉलिसी है, साउथ कोरिया की पॉलिसी है जिसे कहा जाता है न्यू सदर्न पॉलिसी। तो जैसे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उनके पास भी एक पॉलिसी है जिसके अंदर जो है इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया वाले ही हमें पता रहता है, उसकी हमें नहीं शायद ना पता हो। और इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन अगर हम बात करें 1950s में जाते हैं, 1950 से लेकर 1953 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर चल रहा था जिसे हम लोग कोरियन वॉर के नाम से जानते हैं। उस समय इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था उसमें। उसके बाद में इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन काफ़ी न्यूट्रल ही रहे, कोई खास हमारा रिश्ता था नहीं, क्योंकि इंडिया वाज मच क्लोजर टू रशिया, है ना, एंड कोरिया वाज मच क्लोजर टू USA। और इंडिया और USA के आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी ऑफ कोर्स, और वैसे भी इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम लोग फेवर करते थे। बट 1991 के बाद जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ और इंडिया की मार्केट जिसे हम LPG रिफॉर्म कहते हैं वो सब शुरू हुए, तो इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन थोड़ा बहुत बढ़ना इंक्रीज हुआ। और आज के समय में मेरे ख्याल से 20 से 22 बिलियन डॉलर की हम लोग एनुअल हमारे जो हम लोग ट्रेड करते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर जो ट्रेड होती है ना वो साउथ कोरिया के फेवर में है, बट स्टिल ठीक ठाक हम लोग अभी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे काफ़ी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इवन रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, है ना, नोबल लॉरिएट, इन्होंने 1929 में आई गेस एक पोइम लिखी थी जिसे कहता है लैम्प ऑफ द ईस्ट, ठीक है। ये उन्होंने साउथ कोरिया के लिए ही लिखी थी। उसके अलावा साउथ कोरिया से जो है 723 में, मेरे ख्याल से 723 से लेकर 729 AD तक एक साउथ कोरिया के ट्रैवलर जो है वो इंडिया में आए थे, जिनका नाम था होंग जाओ, HONG होंग JIAO। इन्होंने एक बुक लिखी थी, मतलब अपनी जो ट्रैवल जर्नी होती है, ब्लॉगर थे बेसिकली। देखियो आजकल जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं यूट्यूब पे आप देखते हो, उस समय जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं वो बुक्स लिखते थे। तो इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम था पिलग्रिमेज टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बुक लिखी थी पिलग्रिमेज, PIL
से शुरू होगा ये। अरे इरेज नहीं हो रहा भैया, हाँ ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी पिलग्रिमेज टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप 2 चीज़ें अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो बस यही था और कुछ खास नहीं था इस टॉपिक के बारे में, इतना ही था। अगली जो न्यूज़ है वो आती है दोस्तों हमारे बजट सेशन से 400 से ज़्यादा स्टाफर्स जो लोकसभा राज्यसभा में काम करते हैं उनको हो गया कोविड पॉजिटिव। उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी कोविड पॉजिटिव हो गया है अनफॉर्चुनेटली तरीके से। तो ये बजट सेशन के ऊपर हो गए हैं इस समय क्वेश्चन मार्क के, होगा कि नहीं होगा। देखिए कराना भी ज़रूरी है क्योंकि बजट सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्लिगेशन भी है कि साल में 2 सेशन तो आपको करवाने ही पड़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो मतलब आप इससे भाग नहीं सकते, आपको करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है ये, है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी एक्सेप्शंस लिखा ही नहीं है कि किसी खास सिचुएशन में सेशन कैंसिल हो सकते हैं, मतलब सेशन आपको करवाने ही पड़ेंगे। तो भैया करवाना तो जरूर है। अब कैसे करवाएंगे, किस तरह से, क्या क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, वो तो अलग चीज़ है, क्या क्या प्रोटोकॉल होने वाले हैं। तो बजट सेशन होना है कब, हमारा 29 जनवरी से लेके 29 जनवरी से लेके जो है वो अप्रैल 8 तक रहेगा। ठीक है, 8 अप्रैल से तक रहेगा 29 जनवरी से लेके, जिसके बीच में जो है 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो है वो रहेगा छुट्टी। छुट्टी नहीं हो, इसको ऐसे रिसेस बोलते हैं। छुट्टी तो छुट्टी होती है ना, ये होती है रिसेस। तो 1 महीने का बीच में लगभग रिसेस रहता है। 1 महीने के बाद दोबारा से सेशन शुरू होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि रिसेस होता क्यों है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये सब चीज़ें। ठीक है, ये बीच में 1 महीने की छुट्टी का मतलब क्या है। सेशन तो है वो, लेकिन छुट्टी हो गई है बीच में, क्या होता है आप थोड़ा मुझे बताओगे। सेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छे खासे डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास जो है 3 सेशन होते हैं, है ना। एक हमारे पास जो है बजट सेशन होता है, एक हमारे पास मॉनसून सेशन होता है, एक हमारे पास विंटर सेशन होता है, जिसमें जो विंटर सेशन होता है वो सबसे छोटा होता है। इसके अलावा एक सेशन और होता है हमारे पास जिसे कहते हैं जॉइंट सेशन। तो ये तीनों से अलग होता है। जब कोई बिल राज्यसभा डिक्लाइन कर देता है या लॉकडाउन हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, तो उस केस में जॉइंट सेशन को भी बुलाया जा सकता है। चलिए जॉइंट सेशन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, वैसे आपको पहले से पता है बट स्टिल। जॉइंट सेशन को जो प्रिजाइड करते हैं वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, है ना। लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर बाई चांस लोकसभा के स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस समय जॉइंट सेशन को जो हेड करते हैं, प्रिजाइड करते हैं, वो होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, ये भी आपको पता है, डेप्यूटी स्पीकर करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि बाई चांस अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल ना हो उस समय जॉइंट सेशन को कौन प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। पहले तो स्पीकर करेंगे, स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी अगर नहीं है तो जॉइंट सेशन को कौन प्रिजाइड करेगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट आप आंसर इसका बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए। और बजट सेशन का आपको सबको पता है कि बजट सेशन में जो स्पीच होती है वो कौन देते हैं, वो प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है, उसके बाद आगे बढ़ता है पूरा पूरा प्रोग्राम। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है होती है यूएस रशिया होल्ड की डायलॉग ऑन यूक्रेन। वो छोटा सा टॉपिक हो कि बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज आपको मैं नई चीज़ कराऊंगा, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो ये है पूरे का पूरा मामला भैया। ये है रशिया, इधर आप साइड में देख सकते हो, ये है देखिए यूक्रेन। 2014 में क्या किया रशिया वालों ने, ज़बरदस्ती इस छोटे से पेनिनसुला को जिसे कहते हैं क्रीमिया, इसको जो है अनेक्स कर लिया ज़बरदस्ती। और जब इसने ज़बरदस्ती किया तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूएसए ने और लगा दिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस। अभी रशिया इतना में रुकने वाला नहीं है। रशिया ने 1-2 लाख अपने जो सैनिक हैं वो इस समय यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात कर रखे हैं और बिल्कुल स्टैंड बाई मोड पे हैं, मतलब एकदम रेडी हैं बिल्कुल, कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जा सकता है। उसके चक्कर में यूएसए, यूरोप और रशिया आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, वो पूरे का पूरा मामला आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन का सेंटर है वो पता क्या है, वो है एक ट्रीटी जिसे कहा जाता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये ट्रीटी है काफ़ी पुरानी, आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी ट्रीटी है। उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोनाल्ड रीगन, काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं भैया यूएसए में। और उस समय रशिया के, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था बेसिकली, रशिया तो बाद में हुआ ना, यूएसएसआर हुआ करता था। उसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो होते थे गोर्बाचोव। ठीक है, गोर्बाचोव। तो इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी 1988 में,
जिसे कहा जाता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। देखिए ये 1980s का 1970s का जो समय था वो था कोल्ड वॉर का समय, है ना, कोल्ड वॉर। उस समय यूएसए और रशिया आपस में बहुत ज़्यादा इनकी में लाइक बिटरनेस चलती थी, राइवलरी चलती थी, और कभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते थे। तो कोल्ड वॉर के समय में ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इस ट्रीटी का मतलब क्या था? इस ट्रीटी का मतलब ये था कि रशिया जो है और यूएसए अपनी जो मिसाइल्स हैं उनके पास, जो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या उनके पास जो क्रूज मिसाइल्स हैं, है ना, या फिर उनके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनको एक दूसरे की रेंज से 1000 से 5000 किलोमीटर तक दूर रखेंगे। मतलब वैसे तो एग्जैक्टली 5500 किलोमीटर होता है। तो जो मीडियम रेंज की मिसाइल होती हैं वो भैया बाउंड्री से 1000 किलोमीटर दूर रहनी चाहिए। मतलब जैसे आप ये समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये यूक्रेन है, ठीक है, तो यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से लगभग 1000 किलोमीटर तक पहले जो मिड रेंज मिसाइल है वो होनी चाहिए, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो कम से कम 5500 किलोमीटर पीछे होनी चाहिए। ऐसा ही ट्रीटी जो है रशिया ने भी किया। रशिया जो है अमेरिका के बॉर्डर के आसपास कहीं पे भी अपनी मिसाइल्स को नहीं लगाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी उस समय, बहुत लैंडमार्क ट्रीटी थी। और इसका सिर्फ यही नहीं था, इस ट्रीटी के अंदर यह भी था कि इसके जो मिसाइल्स हैं, मान लो यूएसए ने यहाँ पे मिसाइल लगा रखी हैं, तो उसकी जो है टाइम टू टाइम वो रशिया को इनवाइट करेगा, और टाइम टू टाइम जो है वो इसको ऑब्जर्व भी कर सकता है, कभी कभार आके, मतलब ऑडिशनिंग वगैरह कर सकता है ना, थोड़ा बहुत वो भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी रही थी उस टाइम, और इतने सालों से ये चल भी रही थी, काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया? ट्रम्प भाई साहब ने इस ट्रीटी से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, क्योंकि रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि रशिया ने इस ट्रीटी को कई बार वायलेट किया है। हालांकि रशिया यूएसए के ऊपर भी सेम वायलेशंस के एलिगेशंस लगाता है। वो तो चलता ही रहता है ना, कि तूने मुझे पहले गाली दी, तूने मुझे पहले गाली दी। तो हाँ, बाद में ट्रंप ने ये कहा कि चलो चलो कुछ फायदा नहीं है, मैं इस ट्रीटी से बाहर आ रहा हूँ। तो इस ट्रीटी को लेके भी इस समय नेगोशिएशन चल रही है यूएसए और रशिया के बीच में। और यूएसए ने कहा है कि हम इस ट्रीटी को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ट्रंप तो पागल आदमी था, तो पागल की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस समय जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इतने समय से हैं ही हैं, पुतिन, तो वो थोड़ा सा इस समय आई नो एक एक रिजिड स्टैंड लेके बैठे हैं, ठीक है, तो यूक्रेन को लेके। तो अभी देखना यही रहेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। रशिया बार बार बोलता है, लेकिन रशिया के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मिस्टर पुतिन जो है कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन भैया कुछ नहीं कह सकते। तो ये यूक्रेन जो है एक बहुत बड़ा इस समय जो है वो एक गले की फांस बन चुका है बेसिकली। कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि इस बात में ज़्यादा बिलीव मैं तो नहीं कर रहा हूँ, और आई होप ऐसा ना भी हो। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो आती है हमारे पड़ोसी देश से। पड़ोसी देश मतलब म्यांमार, ठीक है। म्यांमार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, पहले भी हम लोग इसके बारे में कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, राइट। तो बात ऐसी है कि आंग सांग सू की, ये जो है वहाँ की एक बहुत बड़ी लीडर हैं, इवन ये वर्ल्ड लीडर हैं, और इनको नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है ना। 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट रही हैं, वो भी इनको मिला था। और बहुत सालों तक ये हाउस अरेस्ट रहीं। इंडिया में भी रहीं, इंडिया में पढ़ाई की इन्होंने, फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। इनकी माताजी जो थी वो इंडिया में एम्बेसडर थी। इनके जो पिताजी थे वो भी फ्रीडम फाइटर रहे थे, नेहरू जी के काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, और उनको भी फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जैसे गांधी जी को हमारे कंट्री में कहा जाता है। तो हमारे काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं डेफिनेटली। और बहुत सालों तक ये यूके में रही, यूके में ही इनकी शादी वादी हुई, वहीं पे बच्चे पैदा हुए, वहीं पे इनके हस्बैंड भी ब्रिटिश हैं। और बाद में 1998 में ये म्यांमार में आई, और उस समय म्यांमार में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि म्यांमार के अंदर जो है वो आर्मी रूल करती थी। तो 1988 में इन्होंने भी उन प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, इन्होंने एक पार्टी भी बनाई। उस समय से जो है लगभग 1989 से लेके 2010 तक, और उसके बाद भी बहुत बार 15-20 सालों तक हाउस अरेस्ट रही, जेल में बंद रही। इवन जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई तो ये ब्रिटेन भी नहीं जा पाई उनसे मिलने के लिए, क्योंकि इनको डर था कि अगर ये ब्रिटेन जाएंगे तो शायद इनको म्यांमार में दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगा। तो वो अलग चीज़ें हैं, आप इनकी पर्सनल कहानी पढ़ सकते हो। इनको जो है द लेडी भी कहा जाता है। पर्सनल न्यूज़ हैं रहती हैं। द लेडी, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, हाँ, द लेडी, LED वही, ठीक है। तो द लेडी भी इनको कहा जाता है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे तो आप थोड़ा सा उसको वो भी बता सकते हो। तो
2000 अभी इलेक्शन हुए थे कुछ समय पहले वहाँ पे, और उस इलेक्शन के अंदर जो है इनके ऊपर जो है वो फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही थी, तो इनके पास जो है 2 वॉकी टॉकी मिले इनके घर में इलीगली। वो वॉकी टॉकी होता है ना, बच्चे आपस में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, जो पुलिस वालों के भी पास हमने देखे होंगे वॉकी टॉकी रखते हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने वो जो वॉकी टॉकी हैं वो इलीगली अपने घर के अंदर रखे, और इनको दोबारा से जो है वो जेल में डाल दिया गया है। 4 साल की सज़ा हो गई है इनको। 76 ईयर्स की हैं ये, तो 4 साल की सज़ा एक केस में हो गई है। और इनके पास 15 से इनके ऊपर जो है 15 से 20 केस लगातार चल रहे हैं। अगर हर किसी के अंदर सज़ा होती है तो कम से कम 100 साल की इनको सज़ा हो सकती है। तो अब बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है म्यांमार के अंदर, और पूरी दुनिया ने सैंक्शंस तो लगाई हैं। इंडिया भी लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम लोग पूरी तरह से मिलिट्री रूल को गाली भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि म्यांमार को से अगर हम लोग पंगा लेंगे तो इंडिया को लेके खुद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं म्यांमार की जो मिलिट्री है वहाँ पे, कि आप वहाँ पे डेमोक्रेसी को वो कीजिए एंड ऑल दैट, इलेक्शंस वगैरह करवाइए। आंग सांग सू की हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत हम आपके जो पड़ोसी में होता है ना, श्रीलंका में जो हो रहा है, नेपाल में जो होता है भैया, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो होता है, तो थोड़ी सी नज़र आपको वहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम वगैरह में ना चीज़ें पूछ लेते हैं। रिटर्न में अगर नहीं आएगा तो कम से कम इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो आपसे पूछ ही सकते हैं। और वैसे भी एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के आस पड़ोस में क्या चल रहा है ना। चलिए जी, आज के एडिटोरियल सेक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आज का एडिटोरियल सेक्शन है बीआईटी के बारे में, ठीक है, जिसे कहा जाता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। देखिए क्या होता है, बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्री के बीच में। जैसे मान लो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रीटी होती है कि भैया ऑस्ट्रेलियन कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, इंडियन कंपनी आके ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करेंगी। तो ये कुछ ट्रीटीज होती हैं, ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि अच्छा आपका मूड किया इंडिया के अंदर पैसा लगा दिया, नहीं नहीं। एक ट्रीटी होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मान लो इंडिया के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बीआईटी हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो उस समय इंडिया की ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की गारंटी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को देता है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एक तो इंडिया को इंश्योर करना है कि ऑस्ट्रेलिया से जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो फ्री होनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया को रेगुलेशन भी करना है। दोनों चीजें हो ना। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किसी इलीगल चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, फिर ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रही है जहां से इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे रेगुलेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, और इसीलिए बीआईटी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की जाती है। लेकिन होता ऐसा है कई बार, इंडिया के केस में तो कुछ ज्यादा ही होता है, जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है ना, तो हम अपने कमिटमेंट को कई बार फॉलो नहीं कर पाते। किसी ना किसी रीजन की वजह से हम लोग उस ट्रीटी को यू नो वायलेट कर देते हैं, हम उस ट्रीटी को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये जो बीआईटी होते हैं ना, इसके अंदर एक प्रोविजन और भी होता है कि बाई चांस अगर किसी कंट्री ने, मान लो इस केस में इंडिया ने अगर ऑस्ट्रेलिया की किसी डील को कैंसिल कर दिया, उस केस में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट में जाके वो इंडिया के ऊपर केस फाइल कर सकता है, और अगर इंडिया केस हार जाता है तो इंडिया को उस कंपनी को उसको जो है कंपनसेशन भी देना पड़ता है। ये सब उस ट्रीटी के अंदर लिखा होता है। और इस मामले में इंडिया जो है वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है। बीआईटीज को कैंसिल करने के मामले में इंडिया जो है बहुत सारे बीआईटीज को कैंसिल करता है। कुछ एग्जांपल आपको जैसे मैं दे सकता हूं यहाँ पे, जैसे वोडाफोन वाला केस आप समझ लीजिए ना, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है। डेवोस वाला केस तो आजकल चल ही रहा है, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है। 2011 में एक बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी थी, जिसे हम जो है वाइट कहते हैं, वाइट इन्वेस्टमेंट करके कुछ था वो, ठीक है। उसने जो है कोल इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे इंडिया जो है यूनिलैटरली उसको कैंसिल कर देता है, और फिर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हम लोगों को फाइन भरना पड़ता है। और ऐसा कई वजह से हो सकता है, पुअर गवर्नेंस होती है, बहुत सारे इंडिया में स्कैम्स होते हैं भैया, है ना, तो स्कैम की वजह से कैंसिल हो जाती हैं चीज़ें। और जुडिशरी का प्रोसेस बहुत स्लो होता है बहुत बार, और बहुत बार स्कैम वगैरह की वजह से जुडिशरी उन केसेस को कैंसिल कर देती है। जैसे एस बैंड वाला केस हुआ था, है ना, एस बैंड ट्रीटी कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे जो कोल घोटाला हुआ था, है ना, कोलगेट स्कैम, उस केस में भी जो है कई फॉरेन कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। 2G स्कैम हमारे यहाँ पे हुआ था, 2G स्कैम में भी कई फॉरेन कंपनीज को की इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो वो इंडिया के
को चली जाती हैं इंटरनेशनल कोर्ट में लेके, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो खराब होता है। तो उस माहौल को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। उस कमेटी की फाइनली रिकमेंडेशंस आई हैं कि इस माहौल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसको लेके ही कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। वैसे इंडिया ने 2016 में मॉडल बीआईटी भी हम लोगों ने लागू किया है, लेकिन मॉडल बीआईटी को हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा कुछ इंप्लीमेंट किया नहीं, अनफॉर्चुनेटली। वो सारी चीज़ें हैं। खैर, इसने रिकमेंडेशन क्या की है कमेटी ने, बस वो एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसने ये की है कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बीआईटी साइन करनी चाहिए। 2016 के बाद इंडिया ने बहुत कम बीआईटी साइन की हैं किसी भी कंट्री के साथ, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि इंडिया में इस समय जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कहना है कि बीआईटी से जो है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान होता है। लेकिन रिसर्च ऐसा शो करती है कि बीआईटी जितना ज़्यादा हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा इंडिया के अंदर एफडीआई आएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा बीआईटी साइन करे दूसरी कंट्रीज के साथ। एक तो चीज़ें ये हो गई। दूसरी चीज़ें उन्होंने ये कही कि जो बीआईटी को है उसको फाइन ट्यून कीजिए। फाइन ट्यून इन द सेंस ये है कि जो रेगुलेशन, देखिए सीधी सी बात है ना, एक तरफ है रेगुलेशन, है ना, और दूसरी तरफ है फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। हम लोगों ने उनकी इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट भी करना है और उनकी इन्वेस्टमेंट को फ्री भी रखना है। जितना से ज़्यादा फ्री से हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। अब ज़्यादा रेगुलेट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर रेगुलेट कम करेंगे तो वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। इसीलिए हमारा जो नए बीआईटी होंगे वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है फ्यूचर में। इंडिया ज़्यादा रेगुलेट करता है। देखिए, इंडिया इस मामले में काफ़ी बदनाम है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, इसीलिए इंडिया में शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो इतनी नहीं हो पाती, ऐसा इस कमेटी का कहना है। तो रेगुलेशन थोड़ा कम कीजिए, फ्री फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये कहा गई है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं भैया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो जब हम लोग किसी कंट्री के साथ बीआईटी करते हैं तो उसके साथ नेगोशिएशंस करते हैं। तो नेगोशिएशंस के लिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग दीजिए। हमारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट को लेके एक अलग से डिपार्टमेंट बना सकते हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो कानून वगैरह हैं वो पढ़ाए जाएँ, और फ्यूचर में जो नए ऑफिसर्स तैयार हों तो वो अच्छे तरीके से नेगोशिएशन कर सके। देखिए, यहाँ सारा खेल नेगोशिएशन का होता है। जब आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, है ना, तो आपकी नेगोशिएशन बहुत डिपेंड करती है। कोई बच्चा, कोई आदमी जो है उसी चीज़ को 500 रुपये में लेके आता है, कोई आदमी उसी चीज़ को 300 रुपये में लेके आता है। सब खेल नेगोशिएशन का ही होता है, राइट। तो इसी तरह का नेगोशिएशन जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम लोग अलग से उनको उस तरह की चीज़ें पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं ना। एक वो रिकमेंडेशन भी इसके अंदर दी गई है। तो यही था कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बीआईटी के बारे में, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। और इंडिया, थोड़ा सा अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ोगे हल्का फुल्का, आपको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे डेफिनेटली और भी मिल जाएंगे। और जो कुछ एग्जांपल देखिए इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, इन्होंने वोडाफोन का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। केयर इंडिया वाला एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। इस समय जो है जो क्या है उसका, एयर इंडिया, है ना, एयर इंडिया को इस समय कनाडा के अंदर केस चल ही रहा है और एयर इंडिया केस हार भी गया है। और भी बहुत सारे केस हैं, वेदांता वाला केस है, वो केस भी इंडिया का जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चल ही रहा है। और भी दुनिया भर के केस है जहाँ पे इंडिया जो है वो बैकफुट पे है बेसिकली। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में ये जो कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सके। तो उसको लेके ही पूरा मामला था। देखिए, जीएस पेपर में मतलब इकोनॉमी वाले सेक्शन से कभी भी एडिटोरियल वगैरह आता है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग पॉलिटी वोलिटी में ज़्यादा थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा चैलेंज अपने आप को करना चाहिए, कुछ नए तरह के एडिटोरियल आप पढ़िए। अगला जो हमारे यहाँ पे रिकमेंडेड है ये काफ़ी ज़्यादा, आप इसको पढ़ सकते हो, इंडिया डिप्लोमेसी के लेके। रिपीटेड है वैसे तो, लेकिन जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है तो वो डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। थोड़ा समय निकालिए, इसको पढ़िए, एक दो बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सीए वाले रूल हम लोगों ने कल किया था, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कल मैं आपको ये टॉपिक करवा चुका हूँ, तो ये रिपीटेड टॉपिक तो नहीं है, मतलब एक कंटिन्यूटी है उस टॉपिक की। और न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फायदा होता है, जो आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो किसी भी न्यूज़ को आप टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, जब कल मैंने आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बताया था, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में, तो उसको लेके ही है ये। अगला जो न्यूज़ है वो देखिए, इंडिया श्रीलंका के बारे में हम लोग 2-3 दिनों से लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। तो चाइना वाला एंगल भी अभी इंडिया और लंका के बीच में इंक्लूड हो गया है। और तो आप इसको भी पढ़ सकते हो ना, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी चाइना का एंगल क्या है पूरे का पूरा। ठीक है, क्योंकि चाइना भी इस समय जो है श्रीलंका के अंदर अपना डोमिनेशन करना चाहता है। इंडिया भी डोमिनेशन करना ही चाहता है डेफिनेटली। तो उसको लेके जो है पूरा श्रीलंका एक प्लेग्राउंड टाइप का बन गया है।
जीएसटी के बारे में हम लोग पहले कई बार चर्चाएं कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन, आईजीएसटी क्या होता है, कब लागू हुआ था, क्या सिचुएशन होती है, स्टेट्स को कैसे कंपनसेशन दिया जाता है, स्टेट अभी क्यों डिमांड कर रहे हैं, पेंडेमिक का यहाँ पे क्या रोल है, उस सारी चीज़ों को लेके ये आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा जल्लीकट्टू के बारे में हम लोग पहले ही चर्चाएं कर चुके हैं। पहले जल्लीकट्टू को बैन कर दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को दोबारा से अलाउ कर दिया है। तो इस समय पोंगल जो फेस्टिवल होता है भैया, जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया है। तो जल्लीकट्टू के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, राइट। तो यही रहे, रिपीटेड न्यूज़ होती रहती हैं, एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, क्योंकि आप किसी भी न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीबडी एंड ऑल द बेस्ट।